राना घाट के रेल बाजार में बेचू चक्रवर्ती का होटल राना घाट का पहला और असली होटल है। होटल के सामने बड़े बड़े अक्षरों में यह बात ना लिखी होने पर भी बहुत से लोग इसे जानते हैं। कुछ ही वर्षों में राना घाट के रेल बाजार में आश्चर्यजनक उन्नति होने के साथ ही साथ होटल की भी हालत बदल गई। पिछले 10 वर्षों में होटल का पक्का मकान बन गया। ग्राहकों की इतनी भीड़ रहती है कि चार चार रसोइये ब्राह्मण खाना बनाते बनाते थककर चूर हो जाते हैं। बेचू चक्रवर्ती, उनकी उम्र है 50, रंग न साफ न काला, माथे पर अध कच्चे पक्के केश। होटल के सामने वाले कमरे में एक चौकी पर कैश बॉक्स के ऊपर कोहनी टिकाए बैठे हैं। 10 बज चुके हैं। बनगांव लाइन की गाड़ी अभी अभी स्टेशन पर आ लगी है। थोड़े बहुत मुसाफिर बाहर के फाटक से सड़क पर आने लगे हैं। बेचू चक्रवर्ती के होटल का नौकर मोती रास्ते के एक किनारे खड़ा होकर पुकार रहा है, आइए आइए बाबू आइए, गरम भात, मछली का झोल, दाल, तरकारी, भात सब तैयार है। हिंदू होटल, हिंदू होटल। इस भाषण के भुलावे में पड़कर दो आदमी पास वाले जदू बाडुच्चे के नौकर के आदरपूर्ण आमंत्रण की उपेक्षा करके बेचू चक्रवर्ती के होटल में आ गए। आइए आइए, पोटली यहाँ रख दीजिए। ठहरिए बाबू, यहाँ टिकट लेना होगा। किस क्लास में जाएंगे, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास? फर्स्ट क्लास का रेट है 5 आना और सेकंड क्लास का 3 आना। इस होटल का कायदा है पैसे देकर बेचू चक्रवर्ती से टिकट, एक सादे कागज का टुकड़ा जिस पर नंबर और क्लास लिखा रहता है, खरीदकर भीतर जाना पड़ता है। वहां ग्राहक से टिकट लेकर उसे यथास्थान बैठाने के लिए एक रसोइया ब्राह्मण बैठा रहता है। खाने की जगह को चटाई से घिरकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक और फर्स्ट क्लास है, दूसरी और सेकंड क्लास। ग्राहक जब खाना खाकर चला जाएगा तो ये सारे टिकट बेचू चक्रवर्ती के पास जमा कराने होंगे। उनको देखकर रोकड़ से मिलान किया जाएगा और बच रहे तरकारी भात का अंदाजा लगाया जाएगा। रसोइये ब्राह्मण ताकि चोरी ना कर सकें। नौकर ने अंदर आकर कहा, कुल 4 ग्राहक आए हैं, 2 उन लोगों के यहाँ चले गए। बेचू चक्रवर्ती, जाने दे, तू जरा और आगे बढ़ जा, शांतिपुर की गाड़ी का वक्त हो रहा है। इस गाड़ी में 2-4 ग्राहक रहते हैं। रसोइये से कह दे शांतिपुर वाली गाड़ी आने के पहले और भात ना चढ़ाए, अभी एक ही देगची से काम चले। इसी समय होटल की नौकरानी पद्दो ने अंदर आकर कहा, पैसा तो बाबू दही ले आऊं। दही? बेचू ने कहा, दही का क्या होगा? पद्दो, एक आदमी फर्स्ट क्लास में खाएगा, उसने कहलाया कि दही चाहिए और पक्का केला भी चाहिए। किसने कहा? ग्राहक ने। ग्राहक ही है, पैसा देकर खाएगा यूं ही नहीं। मेरा भतीजा शांतिपुर वाली गाड़ी से गांव से आएगा। नहीं नहीं, उसे पैसा नहीं देना होगा, वह तो बच्चा है, 2-1 दिन के लिए आएगा, उससे पैसा किस बात का? दही के लिए पैसे ले जाओ। बेचू कभी किसी से यह बात ना कहता, लेकिन पद्दो मेहरी की तो बात ही और है। पद्दो मेहरी जो कहती है वही इस होटल में होता है। उसकी बात काट सके ऐसा कोई नहीं। इसके बारे में बुरे लोग तरह तरह की गंदी बातें कहते हैं, लेकिन उन बातों पर ध्यान देने से भला काम चलता है। शांतिपुर वाली गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। होटल का नौकर ग्राहक लाने के लिए स्टेशन जा रहा था। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, याद रखो, ज्यादा ग्राहक नहीं ला सके तो तुम्हारी छुट्टी। जब खर्चा ही पूरा न पड़ेगा तो खामा का नौकर क्यों रखो? पिछले हफ्ते तुम सिर्फ 23 ग्राहक लाए थे, इससे होटल चलेगा? पद्दो मेहरी, अरे मैं तो तुमसे बार बार कहकर हार गई। 3 आने को बढ़ाकर 14 पैसा करो और फर्स्ट क्लास हटा दो। फर्स्ट क्लास में ग्राहक ही कितने आते हैं? जदू बाडुच्चे ने अपने होटल का रेट कम कर दिया है। सुनकर चुप 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 बेचू बोला, चुप, जरा धीरे बोलो ना, किसी के कान में पड़ गई तो। उसी समय 6 ग्राहकों को लेकर मोती लौट आया। बेचू ने कहा, आइए बाबू आइए आइए आइए, घटरी इधर रख दीजिए। बाबू लोग किस क्लास में खाना खाएंगे? 5 आना और 3 आना। एक ने कहा, तुम्हारा वह रसोइया है ना ठाकुर, हम लोग उसी के हाथ का खाना खाने आए हैं। उस बार खाकर गए थे तो उसका स्वाद नहीं भूल सके। मांस है? नहीं बाबू, मांस तो नहीं बना, लेकिन अगर आप ऑर्डर दे तो उस बेला मतलब शाम को। उस आदमी ने कहा, हम लोग मुकदमे के सिलसिले में आए हैं। अगर सिद्धेश्वरी की इच्छा से जीत गए तो आज हम लोगों को इस होटल में रुकना पड़ेगा। कल वकील के यहाँ काम है, तब हमें शाम को 3 सेर मांस चाहिए, लेकिन बनवाना उसी रसोइये से, नहीं तो हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। जब ये लोग टिकट लेकर खाने के कमरे में चले गए तो पद्दो मेहरी ने कहा, मुझे रसोइया कहीं सुन ना ले, जाने क्यों तो लोग उसे रांधने की इतनी तारीफ करते हैं। मुँह ने के रांधने में ऐसा है क्या? बेचू,
अच्छा, जाओ भीतर से सारे टिकट ले आओ, इस वक्त का हिसाब निपटा लो। अब तो इस समय कोई गाड़ी है नहीं, बस 1 बजे वही मुड़ोगा अच्छा लोकल है। पद्दो, और आसाम मेल? अरे अब आसाम मेल में कहाँ उतने ग्राहक आते हैं। पहले तो आसाम मेल में हर रोज 8-10 मिल जाते थे, ना जाने अब क्या हालत हो गई है। पद्दू मेरी अंदर जाकर रसोईया ठाकुर से टिकट ले आई और आकर बोली, देखो मजा, फर्स्ट क्लास की जितनी दाल थी सारी खत्म हो गई, सारी कारसाजी उस हजारी ठाकुर की है। इधर ये ग्राहक बाबू लोग तुम ऐसा रांधते हो वैसा रांधते हो कह कह कर आसमान पे चढ़ाए देते हैं, तमाम वाहियात बातें। मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। अब मैं दाल का क्या उपाय करूं बताओ। दाल कितनी बची है देखा तुमने? अरे किसी तरह खींचतान कर 3 आदमियों के लिए होगी। और कितने आदमियों के अंदाज से तुमने दाल दी थी? फर्स्ट क्लास के 10 आदमियों के अंदाज से तो मूंग दाल दी थी, सेकंड क्लास के 30 आदमियों के अंदाज से मसूर और खिसारी की दाल। अच्छा, बुलाओ तो हजारी ठाकुर को। पद्दू मेरी हजारी ठाकुर को अपने साथ ही लेती आई। उम्र 45-46, इकहरा चेहरा, काला रंग, देखने से जान पड़ता है निहायत ही भल मानस है। बेचू चक्रवर्ती, हजारी ठाकुर दाल कैसे कम हो गई? हजारी ठाकुर बोला, क्या जानू बाबू, रोज जितनी दाल ग्राहकों को देता हूँ उससे तो ज्यादा मैंने नहीं दी, कम पड़ जाए तो मैं क्या करूं बताइए। पद्दो मैरी ने झनक कर कहा, तुम्हारे एक एक हाड़ में शरारत बड़ी है ठाकुर। देखा था कि उन ग्राहकों के बाबुओं के मुंह से अपने रांधने की तारीफ सुनकर ढेर ढेर सी दालें उड़ेल रहे थे। जान पड़ता है उन लोगों ने बख्शीश में तुम्हें कुछ रुपया पैसा भी दिया है। हजारी, बख्शीश? इस होटल में कितना पाता हूँ देखती तो हो पद्दू दीदी, 5 साल से यहाँ हूँ, कोई एक बीड़ी भी देता है पीने के लिए? तुम्हें अगर सिर्फ बख्शीश पाते देखती हो मुझको। पद्दू, सामने खड़े होकर जबान ना लड़ाओ, कहे देती हूँ पद्दो मेरी किसी से डरकर बोलने वाली औरत नहीं है। फर्स्ट क्लास के बाबुओं ने पूजा के वक्त एक गंजी नहीं दी थी? यहाँ पर गंजी का मतलब बनियान होता है और हाड़ मतलब हड्डी होती है। एक गंजी खरीद कर दी थी, शायद एक पुरानी गंजी। बिच्छू चक्रवर्ती, जाओ जाओ ठाकुर, बेकार का बातें मत करो, ज्यादा ग्राहक आएंगे तो दाल की कीमत तुम्हारी तनख्वाह से काट ली जाएगी। बाबू इसमें मेरा क्या कसूर है? पद्दू दीदी ने 8 आदमियों के लिए नाप कर दाल दी थी और उसमें खाया है 11 आदमियों ने। अब तो पद्दो हजारी के सामने आ खड़ी हुई और हाथ मुंह नचाकर आंखें तरेर कर बोली, 8 आदमियों के लिए दाल माफ कर दी थी मैंने, पाजी, बदमाश, गांजाखोर कहीं का। 10 आदमियों के लिए 10 का आधा 5 पौवा दाल मैंने निकाल कर नहीं दी थी? इसके बाद शायद हजारी ठाकुर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। हो सकता है पद्दो मैरी ने इतने ही में रिहाई न देती, लेकिन इसी बीच ग्राहकों के आ जाने से चुपचाप चली गई और हजारी ठाकुर भी भीतर चला गया। 2:30 का वक्त हो रहा था। आसाम मेल जाने कब की आकर जा चुकी थी। हजारी ठाकुर खाने के कमरे में अकेला ही खाने बैठा। बड़ी देगची में थोड़ा सा भात और कढ़ाई में जरा सी बची कुची तरकारी पड़ी थी। दाल मछली जितनी भी थी सब पद्दो मेहरी बड़े थाल में परस दी गई थी। वह रोज 1:30 बजे रसोई में घर में बची हुई दाल तरकारी मछली अपने घर ले जाती और रसोइये ब्राह्मणों के लिए भले कुछ रहे न रहे। दूसरा रसोइया उड़िया था, उसका नाम था रतन ठाकुर। वह होटल में खाना नहीं खाता क्योंकि उसका घर पास ही था। वह भी भात तरकारी घर ले जाता। हजारी का यहाँ कोई नहीं है, वह होटल में ही रहता है और होटल में ही खाता है। उसकी किस्मत में रोज यही लिखा है। 2:30 तक खाली पेट मशक्कत करने के बाद थोड़ा सा रूखा सूखा भात, किसी दिन जरा सी दाल और किसी दिन वह भी नहीं। यही उसके हिस्से में आता है। देगची में अगर ज्यादा भात बचा रहेगा तो पद्दो मैरी कहेगी, इतना भात खाएगा? वह तो 3 आदमियों की खुराक है, मेरे थाल में जरा भात ज्यादा परस देना तो ठाकुर। हजारी ठाकुर जब खाने बैठता है तो रोज ही सोचता है 2 मुट्ठी भात और रहता तो अच्छा होता, ना होता तो इमली के साथ ही खा लेता। पद्दो क्या मामूली शरारती औरत है? कोई भरपेट खाना खा ले तो उसे बर्दाश्त नहीं है। जदू वाणिज्य के होटल में 11 बजे ही रसोईया एक थाली भात खा लेते हैं और हमारे यहाँ होने का तो कोई उपाय नहीं है। वाह रे वाह, जैसा मालिक वैसी ही मालकिन। पद्दो मैरी को मनी मन मालकिन कहकर हजारी को बड़ा मजा आता। मुंह खोलकर जो बात कह नहीं सकता उसे मनी मन कहकर सुख तो मिलता ही है। खाने के बाद सिर्फ 2.5 घंटे छुट्टी मिलती है, फिर ठीक बजे चूल्हे पर देगची चढ़ानी होती है।
रतन ठाकुर इस समय घर पर जाकर सोता है, लेकिन हजारी ठाकुर चुन्नी नदी के किनारे वाली ठाकुरबाड़ी में या राधा वल्लभ स्थान के नाट्य मंदिर में अकेला बैठा रहता है। सोने के बदले वह अकेले बैठकर वक्त बिताना ज्यादा पसंद करता है। हजारी ठाकुर के लिए यह समय सोचने का होता है। इस समय के अलावा एकांत में बैठकर सोचने का समय नहीं मिल पाता। शाम को 7 बजे तक खाना पकाने के काम में लगा रहता है और रात के 11 बजे तक ग्राहकों को परसना खिलाना, 12 बजे रात तक खुद का खाना पीना, उसके बाद मालिक के पास दाल चावल का हिसाब किताब निपटाना और रात को 1 बजे से पहले सोने का मौका उसे नहीं मिल पाता। 2 घड़ी अकेले बैठकर सोचने का समय ही कहाँ है। चूर्णी नदी के किनारे की जगह अच्छी ही लगती है उसे। उस पर शांतिपुर जाने वाली कच्ची सड़क है। खेवे की नाव में लोग इस पार और उस पार आ जा रहे हैं। गांव में है बांस बन, सेमल के पेड़, मैदान, गांव, रेल, गृहस्थी, घर। हजारी ठाकुर ने एक बीड़ी सुलगाई और फिर सोचना शुरू किया। बेचू चक्रवर्ती के होटल में काम करते 5 साल हो गए। पहल जिस दिन राणा घाट आकर होटल के काम में लगा, वह बात आज भी याद है। गानापुर से राणा घाट आकर वह पहल बेचू चक्रवर्ती के होटल में ही काम की तलाश में आया था। मालिक सामने बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए? जी बाबू, खाना बनाने का काम करता हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। बाबू, कोई होटल में काम है? हजारी ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? जी हजारी देव शर्मा, उपाधि चक्रवर्ती। उसके पिता ने इसी तरह अपना नाम बताना सिखा दिया था। घर कहाँ है? गानापुर स्टेशन उतरकर एडोशाला गांव से जाना होता है। खाना बनाना जानते हो? बनवाकर देख लीजिए बाबू, मछली मांस जो कहेंगे सब बना दूंगा। ठीक है, 3 दिन यूं ही खाना पकाओ, उसके बाद 7 रुपया महीना और खाना मिलेगा। मंजूर हो तो आज से काम में लग जाओ। तब से आज तक उन 7 रुपयों में से 1 पैसा महीना नहीं बढ़ा। फिर भी ग्राहक लोग उसके खाना की तारीफ करते हैं। बेशक पद्महरी के मुंह से उसने कभी तारीफ का एक शब्द नहीं सुना। भली बात तो दूर रही, पद्महरी का वश चले तो उसे मछली के काटने के हंसिये से ही काट कर रख दे। गरीब आदमी है, यहाँ की नौकरी छोड़ दे तो जाए कहाँ? जाने दो, इसके लिए वह इतनी फिक्र भी नहीं करता। उसके मन में एक बड़ी आशा है, भगवान अगर किसी दिन उस आशा पूरी करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। होटल का काम उसने खूब अच्छी तरह सीख लिया। वह खुद का एक होटल खोलेगा और होटल के बाहर लिखा रहेगा, हजारी चक्रवर्ती का हिंदू होटल, राणा घाट। ग्राहकों के आहार और विश्राम की सस्ती जगह। आइए, देखिए, परीक्षा कीजिए। सपना। हाँ, चुंडी नदी के किनारे बैठकर हिंदू होटल का सपना देखना ही हजारी ठाकुर का काम था। मालिक की तरह तकिए पर टेक देकर बैठा बैठा वह टिकट बेचेगा। रसोईया, ब्राह्मण और मैरी नौकर उसे बाबू कहकर पुकारेंगे। वह खुद बाजार जाकर मछली और तरकारी खरीद लाएगा। इस होटल की तरह सारी जिम्मेदारी नौकरानी पर न छोड़ेगा। ग्राहकों को बढ़िया चीज खिलाकर खुश करके पैसा लेगा। उसने इन वर्षों में अच्छी तरह देख लिया है, लोगों को बढ़िया चीज और बढ़िया खाना मिले तो वे 2 पैसा ज्यादा देने में हिल हवाला नहीं करते। इस होटल की तरह धोखेबाजी का काम नहीं करेगा। मसूर की दाल के साथ खेसारी की सस्ती दाल की मिलावट नहीं करेगा। वह अपने होटल के लिए सड़े गले बैगन और बर्फ में दबी रेल चालान की मछलियां चुन चुन कर नहीं खरीदेगा। यहाँ ग्राहकों के आराम का कोई बंदोबस्त नहीं। जो आराम करना चाहते हैं वे मालिक की गद्दी पर बैठकर एक आध बीड़ी फूंक लेते हैं, लेकिन उसे लगता है जहाँ आराम का अच्छा इंतजाम होगा उस होटल में ज्यादा ग्राहक आएंगे। बहुत से लोग खाने के बाद जरा लोटपोट होना चाहते हैं। वे अपने होटल में खुदरा ग्राहकों के आराम के लिए एक अलग कमरा रखेगा। वहाँ चौकी पर शतरंजी और चादर बिछी रहेगी, तकिया रहेगा, तंबाकू पीने का बंदोबस्त रहेगा। कोई थोड़ी देर सो भी जाना चाहे तो आराम से सो सकेगा। खाओ पियो, आराम करो, तंबाकू पियो, चले जाओ। राणा घाट के किसी होटल में ऐसा इंतजाम नहीं है, जदू बाडूजे के होटल में भी नहीं। रोजगार अच्छी तरह से चले इसके लिए इन सारी बातों की जरूरत होती है। नहीं तो रेलगाड़ी के समय स्टेशन पर जाकर आइए बाबू, आइए आइए, हिंदू होटल की रट लगाने से कोई ग्राहक नहीं आया करते। ग्राहक चाहते हैं आराम से और बढ़िया खाना। जो दे सकेगा लोग उसी के यहाँ दौड़ेंगे। बेशक वह जानता है कि अगर वह अपने होटल में आराम के लिए अलग कमरा छोड़ देता है और उसके चलते अधिक ग्राहक जुटने लगेंगे तो देखा देखी बाजार में सभी हिंदू होटलों में आराम गाह का इंतजाम हो जाएगा।
फिर भी एक बार नाम कमा लेने पर जिसका नाम पहले हो जाएगा उसे तो सुविधा ही होगी। सिर्फ ग्राहकों के आरामगाह की बात ही क्यों, हजारी के मन में और भी जाने कितनी बातें आती हैं। जो लोग मामले मुकदमे के सिलसिले में आते हैं वे दिन भर की भागदौड़ के बाद खा पीकर हो सकता है थोड़ी देर ताश खेलना चाहे। उसके होटल में इसका भी बंदोबस्त रहेगा। पान तंबाकू का दाम नहीं देना पड़ेगा, मर्जी हो खुद बनाकर खाओ, नहीं तो होटल का नौकर ही बना देगा। चूर्णी नदी के किनारे अकेला बैठकर सोचने में उसके मन में जाने कितनी नई नई बातें आती, लेकिन क्या कभी वैसा संभव है? उसके मन की आशा पूरी होगी? उम्र तो 46 को पार कर गई। जीवन भर वह कभी कुछ नहीं कर सका। 7 रुपए महीने की नौकरी आज भी खत्म नहीं हुई। बाल बच्चों की परवरिश करने वाला गरीब आदमी है। कैसे क्या होगा वह खुद कुछ नहीं समझ पाता। फिर भी इस चूर्णी नदी के किनारे बैठकर वह इतनी सारी बातें क्यों सोचता है? क्या? क्योंकि उसे सोचना तो अच्छा लगता है। लेकिन उम्र हो गई, इसी कारण निराश होने वाला आदमी हजारी ठाकुर नहीं है। 46 साल की उम्र वैसी उम्र नहीं होती। अभी वह बहुत दिनों तक जिएगा। काम में उसे उत्साह है। अगर वह एक होटल खोल सका तो दिखा देगा कि किस तरह नाम कमाया जा सकता है। होटल खोलने के बाद मर जब भी गया तो कोई दुख नहीं। समय हो गया, अब ज्यादा देर बैठने से काम नहीं चलेगा। पद्महरी ने अब तक चूल्हे में आग सुलगा दी होगी। देर से जाने पर उसकी झिड़की खानी पड़ेगी और वह किसी से चुगली शिकायत करती है। मालिक से उसने शिकायत की है कि वह गांजा पीता है, जबकि वह गांजे को छूता नहीं है। लौटती राह में छोटे बाजार से राधा वल्लभ का स्थान है। हजारी ठाकुर रोज इस समय यहाँ आकर प्रणाम कर जाता है। बाबा राधा वल्लभ, तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ देवता, मेरी मनोकामना पूरी करो। पद्महरी से झाड़ू खाना अब बर्दाश्त नहीं होता। इन्हीं मालूक बाबू के पास पद्महरी को दिखाकर मैं होटल खोल सकूं। होटल में लौटकर उसने देखा रतन ठाकुर अभी तक आए नहीं है और पद्महरी चूल्हे में आग सुलगाकर कहीं चली गई है। बेचू चक्रवर्ती दिन की नींद पूरी करने के बाद घर से लौटते हैं और आते ही उन्होंने पुकारा, ठाकुर, ओ ठाकुर, सुनो, आज हमारे यहाँ कुछ बाबू लोग मांस खाएंगे, भोज उत्सव करेंगे। वे मुझे पेशगी दाम भी दे गए हैं। ऐसा करो कि सरे शाम सब कुछ तैयार हो जाए। मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी से वे लौट भी जाएंगे। बात याद रहेगी ना? अरे रतन नहीं आया अभी तक? हजारी को इस बात का दुख हुआ कि बेचू चक्रवर्ती ने उससे यह बात क्यों नहीं की कि तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मांस तुम ही पकाना। वह जानता है कि ये लोग कभी उसकी रसोई की तारीफ नहीं करते और यही रांधना सीखने के लिए उसने जाने कितनी जहमत उठाई है। उसने बढ़िया खाना किस तरह सीखा, ये भी एक इतिहास है। हजारी को याद है उसके एडोशाला गांव में उसे जमाने की एक बुढ़िया विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उस समय हजारी की उम्र लगभग 9-10 साल की थी। खाना बनाने में उनकी सिर्फ मामूली शोहरत ही नहीं, बहुत ही बढ़िया हाथ भी था, जो गांव भर में मशहूर था। हजारी की माँ ने उनसे कहा, चाची जी, अब तो आपकी उम्र हो गई, जाने कब आपका बुलावा आ जाए। अपना एक गुण मुझे दे दीजिए, मैं हमेशा आपका नाम लेती रहूंगी। तब उन्होंने कहा था, अच्छा बहू, मैं तुझे एक चीज दे जाऊंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि निरामिष पंचमेल भुजिया किस तरह बनाई जाती है। हजारी की माँ को उन्होंने यही एक चीज सिखाई थी और उसी एक चीज को पकाने के लिए हजारी की माँ का नाम उधर के 8-10 गांव में मशहूर हो गया। कहने को तो बड़ी मामूली सी चीज थी, निरामिष पंचमेल भुजिया। क्या है आखिर इसमें? लेकिन इस सवाल का जवाब पाने के लिए हजारी की माँ के हाथ की बनी निरामिष पंचमेल भुजिया खानी चाहिए। दुख की बात तो यह है कि अब वे नहीं रही। उस साल उनका देहांत हो गया और माँ के रांधने का गुण हजारी को विरासत में मिला। यूं तो वह मांस मछली सब कुछ बढ़िया बनाता है, लेकिन उसके हाथ की बनी निरामिष पंचमेल भुजिया इतनी स्वादिष्ट होती है कि बेचू चक्रवर्ती के होटल में जो एक बार खाकर जाता है वह लौटकर वहीं आता है। रेल बाजार में कितने होटल हैं, लेकिन वह कहीं और नहीं जाएगा। आज भी मांस रांधने का भार उसी पर पड़ा। मांस खाकर ग्राहक खूब तारीफ करने लगे, लेकिन उससे ग्राहकों के मुंह की तारीफ के अलावा हजारी को कुछ निजी फायदा नहीं हुआ। पद्महरी ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, बेचू चक्रवर्ती ने भी नहीं। बहुत रात बीती, जब वह खाने बैठा, उस अपने हाथ से उसने जो इतना अच्छा मांस पकाया था, उसके लिए उसमें से कुछ भी नहीं बचा। जो बचा वह सब मालिक ने अपने घर भिजवा दिया और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा रहा उसे झाड़ पहुंचकर पद्महरी ले गई। खाने के समय रोज ही ऐसी मुश्किल होती, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा रहता। कभी कभी तो भात भी कम पड़ जाता।
मांस मछली का तो कहना ही क्या। उम्र 46 की हो जाने पर भी हजारी की खुराक अच्छी है, खाना वह पसंद भी करता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि कभी उसे भरपेट खाना नसीब नहीं होता। रात के 12:30 बज गए। मालिक हिसाब मिलाकर चले गए। होटल में उसके और मोती नौकर के सिवा कोई और नहीं रहता। पद्ममेरी को भी गए काफी वक्त हो गया था। रात 10 बजे के बाद वह कभी नहीं रुकती। मोती नौकर ने कहा, छोटे बाजार में कीर्तन हो रहा है, चलोगे ठाकुर? इतनी रात को कीर्तन? पागल कहीं का, सारा दिन हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद यह सब शौक रह जाता है। मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है जा, मैं दरवाजा खोल दूंगा। मोती अभी छोकरा था, उसे शौक भी ज्यादा है, वह चला गया। मोती के जाने के कुछ देर बाद किसी ने बाहर से दरवाजे पर धक्का दिया। जब हजारी ने जाकर दरवाजा खोला तो पास वाले होटल के मालिक खुद जदू बाडूचे को दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर अचरज में पड़ गए। जदू बाडूचे होटल के साथ उन लोगों की होड़ रहती है, इतनी रात को ये यहाँ किस मतलब से आए हैं? कभी तो नहीं आते। हजारी का मन आदर से भर उठा। जैसे भी हो, जदू बाडूचे एक होटल के मालिक हैं, अतः वह हजारी के लिए भी मालिक को जैसे ही हैं, एक तरह से मालिक ही हैं। जदू बाबू ने पूछा, घर में और कौन है? जदू के आने का मतलब न समझकर हजारी इतनी देर तक आकाश पताल की बातें सोच रहा था। उसने विनय पूर्वक कहा, कोई और नहीं है बाबू, अकेला मैं ही हूँ। मोती था, लेकिन वह छोटे बाजार में कीर्तन। अच्छा चलो अंदर बैठे, तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर जाकर जदू बाबू ने बेचू चक्रवर्ती को गद्दी पर आसन जमाया, फिर एक बार चारों ओर देखकर पूछा, ठाकुर तुम्हें यहाँ कितना मिलता है? जी 7 रुपए और खुराकी। कपड़ा लत्ता भी देते हैं? जी हाँ, साल में 2 बार कपड़े। जदू बाबू ने खांसकर गला साफ करने के बाद कहा, सुनो, तुम हमारे होटल में काम करने चलोगे? तुम्हें 10 रुपए और खुराकी दूंगा और हर साल 3 कपड़े मिलेंगे, धोबी, नाई, तेल, तंबाकू भी मिलेगा। चलोगे? हजारी की तो बोलती बंद हो गई। कुछ देर बाद तक तो वह बोल ही नहीं सका। उसके बाद बोला, बाबू अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, सोचकर बताऊंगा। अरे इसमें सोचने का क्या है, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। तुम कल से यह होटल छोड़कर मेरे होटल में चलो, मैं कल से ही तुमको रखने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन बेचू चक्रवर्ती के साथ मैं अनबन नहीं करना चाहता, क्योंकि वे भी रोजगार करते हैं, मैं भी करता हूँ। हजारी को चक्कर आ गया। कोई देख तो नहीं रहा? पद्ममेरी कहीं कान तो नहीं लगाए हुए? उसने झटपट कहा, अभी मैं कुछ ना कह सकूंगा बाबू, मैं सोच समझकर कल बताऊंगा। कल आप इसी समय आइएगा। जदू बाबू चले गए। हजारी गांजा पीता है, यह खबर बिल्कुल झूठी नहीं है, लेकिन पीता है बहुत छिपाकर और बहुत कम। और आज इस घटना के बाद वह एक चिल्लम गांजा भरे बिना नहीं रह सका। दुनिया में आज तक किसी ने उसे भला नहीं कहा था, या खाना खाकर उसकी तारीफ करने के साथ साथ छोटा मोटा इनाम नहीं देना चाहता। ग्राहकों की फिजूल की बातों से तो पेट भरता नहीं। जदू बाबू खुद चलकर आए थे, उसे 10 रुपए की नौकरी, उसके साथ नाई, धोबी, तंबाकू, साल में 3 कपड़े। इतने दिनों से राणा घाट के बाजार में है, वह कभी किसी के साथ मिला जुला नहीं, ना उसे इतना मिलना जुलना अच्छा लगता है। उसके जीवन की तो एक ही मात्र जो आशा है, वह 10 आदमियों के साथ अड्डा जमाने और गांजा पीकर घूमने फिरने से तो पूरी ना होगी। उसे खटना होगा, बाजार की हालत समझनी होगी, हिसाब किताब का तरीका सीखना होगा। एक बढ़िया होटल चलाने के लिए जिन सारी जानकारियों की जरूरत होती है, उन सब का उसे पता रखना होगा। संसार में उन्नति करने के लिए 10 आदमियों के सामने सिर ऊंचा रख सकने के लिए, दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, खटना होता है। अड्डा जमाकर गांजा पीने या मोती नौकर की तरह छोटे बाजार में जाकर पंचायती कीर्तन सुनने से क्या होगा। रात बहुत बीत गई, माथा गर्म हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। दरवाजे पर खटखट हुई। हजारी ने उठकर दरवाजा खोल दिया। वह पहले समझ गया था कि मोती लौट आया है। मोती ने अंदर आकर कहा, अभी तक सोए नहीं ठाकुर, जाग रहे हो? गांजे की चिल्लम छिपाकर ही हजारी मोती के लिए दरवाजा खोलने गया था और बोला, गर्मी बड़ी है, नींद कहाँ आएगी, सारा दिन यूं ही आग में झुलसना पड़ता है। कीर्तन नहीं सुना? कीर्तन की सभा में जगह ही नहीं है, लोग ठसाठस भरे हुए हैं, इससे लौट आया। एक जगह चलोगे ठाकुर? कहाँ? मोहल्ले में चलो ना, नींद नहीं आती तो थोड़ा घूम फिर आओ, तुम्हें तो किसी दिन। अबे ओए छोकरे, तू अभी छोकरा है और मैं 46 का, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, ऐसी बातें मुझसे कभी ना करना, तुम्हारी जो मर्जी है करो। दुहाई ठाकुर, मालिक या पद्दू दीदी से कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। आश्चर्य की मोती भी इस बात से हजारी के मन में एक नई तरह की भावना का उदय हुआ। उसके मन में एक ऊंची आशा है।
मोती की तरह रात भर घूमकर मस्ती कर समय नष्ट करने से भगवान उस पर दया न करेंगे। जाने क्या सोचकर मोती भी बाहर नहीं गया, बर्तन वाले कमरे में जाकर सोए गया। होटल के पीतल कांसे की थालियां, कटोरियां रसोई घर के बगल वाले कमरे में संदूक में बंद रहती हैं। मांजने धोने के बाद रोज रात को बेचू चक्रवर्ती खुद खड़े होकर उनकी गिनती करके संदूक में बंद कराने के बाद चाबी लेकर घर जाते हैं। हजारी भी बर्तन वाले कमरे में ही सोता है, लेकिन आज वह बाहर वाले गद्दी के कमरे में जमीन पर अपनी पुरानी चटाई बिछाकर सो गया। नहीं, वह जदू बाबू के होटल नहीं जाएगा। होटल में खाना बनाने का काम सब जगह एक जैसा ही है। इस होटल में पद्दो है, उस होटल में पता नहीं और कौन होगा। इसके अलावा बेचू बाबू उसके 5 साल के अन्नदाता हैं। लोभ में पड़कर इतने दिनों के अन्नदाता को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। वह खुद का होटल खोलेगा, यह तो उसका लक्ष्य है। जब तक रसोईदारी करनी है वह इसी होटल में करेगा, किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा। उसके बाद राधा वल्लभ दया करे तो और बात है। दूसरे दिन खूब सवेरे पद्ममेरी ने आकर आवाज लगाई, अरे ओ ठाकुर, दरवाजा खोलो, अभी तक सो रहे हो? वाह वाह, तुम लोगों ने तो कुंभकर्ण को भी पछाड़ दिया। हजारी ठाकुर ने झटपट उठकर फटी हुई चटाई को लपेट कर रख दिया और तब दरवाजा खोला। जरा देर बाद ही बेचू चक्रवर्ती भी आ गए। दरवाजे पर गद्दी और कैश बॉक्स पर गंगा जल का छींटा मारकर मार्जना करने के बाद उन्होंने पद्ममेरी से कहा, धूप जलाओ, दिन चढ़ाया है, आज हाट का दिन है, यात्रियों की भीड़ रहेगी, और जल्दी से चूल्हा सुलगा दो। और हाँ, उस दिन की तरह सड़ा गला दही मत ले आना, इससे बदनामी होती है। व्यापारी आमतौर पर गांव के किसान रहते हैं। वे लोग दही खाना पसंद करते हैं, इसलिए हाट के दिन हर बार दही की कई हाड़ियां आती हैं। यह दही पद्ममेरी खुद ही जमाकर और होटल में बेचकर 2 पैसा कमा लेती है, और यह कहना व्यर्थ ही है कि वह अच्छी चीजें नहीं देती। पद्ममेरी ने मुंह घुमाकर कहा, आप भी कैसी बेतु की बातें करते हैं बाबू। किसने कहा कि दही सड़ा हुआ है? उस मुंह जले हजारी ठाकुर ने। आज तो उसकी बेशक यह बात हजारी ठाकुर ने ही कही थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि दही सड़ा हुआ है या ताजा। उसने कहा था कि ग्राहक आपस में बातें करते हैं कि खाने में ऐसा खराब दही मिलेगा तो हम लोग 14 पैसे की जगह 12 पैसे से ज्यादा दाम ना देंगे। पद्ममेरी ने रसोई घर की चौखट पर पांव रखकर तीखे और झगड़ालू स्वर में कहा, सुना ठाकुर, मैं पूछती हूँ तुमसे, किसने कहा कि दही सड़ा हुआ था? हजारी ठाकुर ने हकलाते हुए कहा, वह जो साधु मंडल और उसका भतीजा हर हाट के दिन आते हैं वही कह रहे थे। तुम्हारे गले पड़कर कहने आए थे वे लोग? अरे तुम्हारे जैसा ढाई और छोटे मन का आदमी तो मैंने कहीं नहीं देखा। अरे दही मैं देती हूँ, इसी के जलन के मारे तुम्हारा कलेजा फटा जाता है क्या? मैं समझती नहीं? तुम्हारी दुलारी कुसुम ग्वालिन के फूल छाप बक्से में जब तक पैसे ना पहुंचे तब तक क्या तुम्हारा कलेजा ठंडा होगा? गांजाखोर भामन कहीं का। हजारी ठाकुर ने जीभ काट कर कहा, तुम क्या कहती हो पद्दू दीदी? इसका तो कुछ ठीक ही नहीं है। कुसुम के बाप के घर मेरे ही गांव के आदमी हैं। वह मुझे ताऊ कहकर पुकारती है और मैं उसे बेटी। उसके लिए ऐसी बात करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा? इसके जवाब में पद्ममेरी ने जो कुछ कहा उसे छापे के अक्षरों में प्रकट नहीं किया जा सकता, ना ही बोला जा सकता है। हजारी की आंखों में पानी भर आया। सचमुच वह कुसुम को अपनी बेटी की तरह स्नेह करता है। उसके गांव के रसिक लाल घोष की बेटी है कुसुम। राना घाट में उसकी ससुराल है। छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। अब दूध दही बेचकर छोटे छोटे बच्चों को पालती है। सास को छोड़कर उसकी ससुराल में कोई और नहीं है। अचानक एक दिन राह चलते दोनों की मुलाकात हो गई। अरे ताऊ जी, ठहरिए जरा, आपके पाँव की धूल तो ले लूं। कहाँ है आप आजकल यहाँ पर? अरे कुसुम, तू यहाँ कैसे आ पहुंची? अरे ताऊ जी, यही तो मेरा ससुराल है, छोटे बाजार के मंदिर से लगा हुआ। आप क्या घर में से आज ही आए हैं? नहीं रे, मैं तो रेल बाजार के होटल में काम करता हूँ 6-7 महीनों से। परदेश में एक ही गांव के आदमी को देखकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। तभी से कुसुम हजारी ठाकुर के होटल में दूध दही बेचने आने लगी थी। गरीब जानकर कई बार हजारी ठाकुर ने छिपाकर उसे होटल से थाली में परसकर भात तरकारी दे दी थी। दूध दही बेचकर लौटते समय कुंडुओं की पाट की आड़त वाली गली में रुककर कुसुम वह थाली ले जाती। इन लोगों का मिलना जुलना और घनिष्ठता पद्ममेरी से छिपी नहीं थी, लिहाजा वह ऐसी बातें कह ही सकती थी। हमेशा की तरह हजारी दोपहर के समय चुन्नी के किनारे जा रहा था। इसी समय कुसुम से मुलाकात हो गई। हाथ में दूध की हड़िया लटकाए कुसुम घर लौट रही थी। उम्र 24-25 थी, तंदुरुस्ती अच्छी खासी, रंग सांवला और बड़ा मासूम सा। इतनी अबेर लौट रही हो बेटी? बड़ी देर हो गई ताऊ जी, अपने यहाँ तो दूध होता नहीं, कायस थोड़े से दूध ले आती हूँ
और उसे बेचकर घर लौटना होता है। चलिए ना हमारे घर। नहीं, इस वक्त कब कहाँ जाओ, तुम जाओ खाओ पियो। लेकिन कुसुम ने एक ना सुनी। कहा, ताऊ जी, मेरे लिए तो मेरी सास खाना बनाकर रख गई होगी, खाने में वक्त ही कितना लगेगा, आइए ना। आखिर हजारी गया। खपरैल की एक बड़ी कोठरी जिसमें कुसुम की सास रहती है और एक दूसरे खपरैल वाले छोटे कमरे में कुसुम अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। सास के साथ कुसुम की बहुत बनती नहीं। कुसुम ने हजारी को ले जाकर अपने कमरे में बैठाया। कमरे में एक चौकी पड़ी थी। मोटी कतरी डालकर उस पर बड़े कायदे से बिछौना बिछा हुआ था। चौकी के नीचे बालू बिछाकर उस पर पिछले साल का आलू रखा हुआ था। एक कोने में कई हाड़ी कुड़ियां रखी थी। एक बड़ा मटका था। पास की अलगनी पर कई लियाफ कतरियां टंगी हुई थी। एक जल चौकी पर थोड़े से किंतु झकाझक साफ सुथरे पीतल कांसे के बर्तन थे। कमरा देखकर हजारी ने सोचा, कुसुम चीजों को सजा संभाल कर रखना जानती है। कुसुम ने पूछा, पान खाइएगा ताऊ जी? दे दे, और तू खाने जा, बहुत अबेर हो रही है। लेकिन ऐसा जान पड़ा कुसुम को खाने की कोई जल्दी नहीं है। हजारी को पान देने के बाद उसके सामने जमीन पर बैठकर उसने जो बातें शुरू की तो 1 घंटा गुजर गया, टलने का नाम ही नहीं लिया। हजारी फिर परेशान हो गया। उसने कहा, बेटा तुम अब खाने जाओ ना, मैं भी चलूं, जल्दी चूल्हे में आग सुलगानी है। अच्छा, अब जाती हूँ बोलकर फिर आधा घंटा और गुजर गया। कुसुम फिर मायके नहीं गई। बाप मर गए, भाइयों ने गरीबी की वजह से या अपनी बहुओं के चलते उसे बुलाया नहीं। अपने आप 2-1 बार गई, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। भौजाइयों का व्यवहार अच्छा नहीं था। कुसुम की यही सारी बातें हजारी को सुनाने लगी। बचपन में गांव में कैसे कैसे क्या क्या किया, बातें थी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानते हैं ताऊ जी, यहाँ तो चने का साग पैसे देकर खरीदना पड़ता है, और अपने गांव में तो हम लोग ऐसे ही जोगी पारा से तोड़कर ले आते थे। कहते कहते मुंह में कपड़ा ठूसकर वह हंसती हंसती लोटपोट हो गई। हजारी ने देखा कि अगर इसकी बचपन की कहानियां सुनता रहेगा तो होटल पहुंचने में देर हो जाएगी और पद्दो मैरी मुंह चमकाकर हालत खराब कर देगी। वह उठने ही जा रहा था कि कुसुम ने कहा, ठहरिए ताऊ जी, आपके लिए एक चीज बनाकर रखी है, कहें तो ले आऊं? कहकर उसने कपड़े की एक गठरी खोली, उसमें से कतरी निकाली और उसे हजारी के सामने देखकर कहा, कैसी बनी है? वाह रे, बहुत बढ़िया। कुसुम ने खतरी को तय करते करते हंसते हंसते कहा, आप रात में इसी को बिछाकर सोइएगा। आप होटल में एक चटाई बिछाकर सोया करते हैं ना, मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि आपके लिए कतरी सी दूं। 2 महीने में थोड़ा थोड़ा करके अभी 5-6 दिन ही हुए पूरा किया है। हजारी बड़ा खुश हुआ। कुसुम के बाप रसिक घोष उसके हम उम्र थे, इसलिए कुसुम उसकी बेटी जैसी है, एक ही गांव की। फिर भी क्या सभी ऐसा करते हैं? गांव में तो जाने कितने लोग हैं। उसने कहा, जीती रहो बिटिया, तुम बेटी ना होती तो बाप के लिए इतनी ममता कौन दिखाता। खूब बढ़िया है रे कथरी, अब मैं इसे बिछाकर आराम से सोऊंगा, बहुत बढ़िया, वाह वाह। कुसुम ने कहा, ताऊ जी, आपने तो कहा बेटी ना होकर कौन करे, लेकिन मैं भी कहती हूँ बाप ना हो तो होटल से छिपाकर अपना मुंह का निवाला कौन देता है। कहते कहते कुसुम की आंखों से आंसू झरने लगे। बाएं हाथ से आंचल के पल्लू से आंखें पोंछकर वह चुपचाप जमीन ताकती रही। जरा देर बाद बोली, माथे के ऊपर भगवान है, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उसे वही जानते हैं और कोई नहीं। आप ब्राह्मण हैं, देवता हैं, मैं छोटी जात की लड़की हूँ, मेरे छोटे मुंह के बदले आपको मोहरों की थाल दे, मैं इसे देखकर मरूं। कहकर हजारी के पास आकर गले में आंचल डालकर उसने प्रणाम किया। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। हजारी ने देखा होटल के गद्दी वाले कमरे में कई भले आदमी बैठे हुए हैं। आमतौर पर इस तरह के ग्राहक इस होटल में नहीं आया करते। हजारी उन लोगों को देखकर जरा चक्कर में पड़ गया। बेचू चक्रवर्ती ने पुकारा, ओ ठाकुर, हजारी ठाकुर, इधर आओ। हजारी जब गद्दी वाले कमरे के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ तो उन भले आदमियों में से एक ने पूछा, इन्हीं का नाम हजारी है? जी हाँ बाबू, इन्हीं का नाम हजारी है, बेचू चक्रवर्ती ने कहा। बाबू, इन्हीं की बाबत सुना है। ठाकुर, आज इस बरसाती मौसम में तुम बढ़िया मांस और पुलाव बनाकर हम लोगों को खिला सकोगे? जो भी होगा हम तुम्हें अलग से मेहनताना दे देंगे। बेचू ने कहा, उसको अलग से मेहनताना क्यों देंगे बाबू? आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत दूर दूर के लोग हमारे होटल का नाम जानते हैं। यह तो हमारा ही रसोइया है, इसे और कुछ ना देना पड़ेगा। आप लोग जो हुक्म देंगे यह वही करेगा। बेचू के पुकारने पर इस समय पद्दो मैरी ने कमरे में प्रवेश किया। बेचू चक्रवर्ती कुछ बोले इससे पहले ही एक बाबू ने कहा, मैरी, इस बरसाती मौसम में जरा चाय बनाकर पिलाओ तो हम लोगों को, ना हो तो किसी दुकान से ही ला दो। समझे चक्रवर्ती जी, यह तो जो आपने कहा कि आपके होटल का नाम दूर दूर तक विख्यात है, सो गलत नहीं क्या? आज जब हम लोग शिकार के लिए बाहर निकले तो हमारे फुफेरे भाई ने कह दिया,
राना घाट जा रहे हो तो लौटते वक्त रेल बाजार से में बेचू चक्रवर्ती के होटल में हजारी ठाकुर का बनाया मांस खाते आना। इसी से आज दिन भर झील में चिड़ियों का शिकार करते हुए हम लोग सोचते रहे, लौटने की गाड़ी में तो रात में 10 बजे है, तो इस बरसाती मौसम में थोड़ा गरम गरम मांस ही खाते चले। मेहनताना क्यों ना देंगे चक्रवर्ती जी, यह हमारे लिए खाना बनावे, हम अपनी मर्जी से इसे दे जाएंगे, इसी के चलते तो यहाँ आना हुआ है। ये बातें चक्रवर्ती जी के कानों में पड़ी तो उसकी तनख्वाह बढ़ती हो सकती है, मालिक को अच्छी नजर में क्या नहीं हो सकता। खुशी की अधिकता से यह बात भाप ना सका कि उसकी तारीफ सुनकर पद्दो मैरी जलन के मारे नीली पड़ गई है। बाबू लोग होटल के भरोसे नहीं रहे, सारा सरो सामान वे खुद ही खरीद लाए। हजारी ठाकुर मांस रांधने का एक खास तरीका जानता है। मांस में जरा सा भी पानी ना देकर नेपाली ढंग से मांस रांधने का तरीका बहुत दिन पहले उसने गांव के डॉक्टर शिवचरण गांगुली की स्त्री से सीखा था। डॉक्टर साहब नेपाल में रह आए थे, लेकिन होटल में हर रोज के खाने में मांस कभी नहीं रहता। बंधे हुए ग्राहकों का मन रखने के लिए महीने में एक या दो बार मांस देने का इंतजाम बेशक है, उसे रांधने में कोई खास होशियारी दिखाने से काम नहीं चलता। यूं हजारी का मन भी नहीं करता कि जैसे समझदार सुनने वाले ना हो तो अच्छा गाना गाने की गवैये की इच्छा नहीं होती, ठीक वैसे ही हजारी ने तय किया कि पद्दो मैरी जिस तरह उसे फूटी आंख नहीं देख पाती, उसी तरह आज मांस रांध कर सबकी वाहवाही पाकर वह पद्दो मैरी की आंखों में उंगली डालकर दिखा देगा कि वह उसे छोटा समझती है, उतना वह छोटा नहीं है, वह भी इंसान है और बहुत बड़ा आदमी है। वह ठीक तरह से सामान ना जुटे तो खाना भी अच्छा नहीं बनता। पद्दो मैरी सामान नहीं जुटाएगी, यह तो जानी हुई बात थी। होटल का जो दूसरा उड़िया ब्राह्मण है उससे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि होटल का मामूली खाना वही बनाएगा। एक बार सोचा कुसुम को बुला लूं, लेकिन तुरंत उसने तय किया कि इसकी जरूरत नहीं है, लोग जाने क्या क्या कहेंगे। पद्दो मैरी तो कुसुम को हंसी से चीर कर ही रख देगी, जाने दो, जो भी होगा वह खुद ही कर लेगा। वक्त हो गया था, बाजार से लाई हुई तरी तरकारी मांस वगैरह खुद ही धो काट कर हजारी ने खाना चढ़ा दिया। पानी भी आज बहुत बरस रहा था, लकड़ी भीग गई थी। कोयले पर वह मांस नहीं पकाएगा, खास तौर से जो मांस रांधता है वह कोयले के आंच पर नहीं होगा। सब कुछ बनाते बनाते 2 बज गए। जब बाबू लोग खाने बैठे, मांस परसने से पहले ही उस्ताद कारीगर के अभिमान और आत्मविश्वास से हजारी ने जान लिया कि आज जिस तरह का मांस पका है वह बाबू लोग को जरूर ही पसंद आएगा, और हुआ भी वही। बाबू लोगों ने बेचू चक्रवर्ती को बुलाकर हजारी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहीं जिनको सुनकर बेचू चक्रवर्ती को भी घबराहट होने लगी। नौकर को छोटा बनाकर रखने से ही मालिक की सुविधा है, उसकी बड़ाई हो जाए तो उसका मिजाज ना मिले। जाते समय एक बाबू ने हजारी को अलग बुलाकर पूछा, तुम्हें यह कितना मिलता है ठाकुर? 7 रुपए और खाना कपड़ा। ये 2 रुपए हम तुम्हें बख्शीश दे रहे हैं, तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया था। जब हम लोग फिर इधर आए तुम्ही लोगों के यहाँ खाना बनेगा, तुम्हें तुम्हारे ही हाथ से खाएंगे। हजारी बड़ा खुश हुआ, उसने यह उम्मीद तो की थी कि शायद ये लोग कुछ बख्शीश देंगे, लेकिन 2 रुपए दे देंगे उसने यह ना सोचा था। जाने के वक्त बाबू लोग एक बार फिर हजारी की बार बार प्रशंसा कर गए। वे लोग जल्दी जल्दी ही फिर शिकार के लिए इधर आएंगे, उस समय यहाँ आकर हजारी ठाकुर के हाथ का मांस खाए बिना नहीं जाएंगे। बढ़िया होटल खोला है चक्रवर्ती जी ने। विनय से संकुचित होकर बेचू चक्रवर्ती ने कहा, जी आप लोग तो राजसी आदमी हैं, सब कुछ देख सुन रहे हैं। राना घाट के इस रेल बाजार में होटल ही कितने हैं, लेकिन आप लोग जैसे आदमी जब भी आते हैं दया करके इस गरीब की कुटिया पर ही चरणों की धूल दिया करते हैं। जब भी आपकी मर्जी हो जरूर आइए, अगर पहले से चिट्ठी डाल दें तो आप लोगों के लिए सारी चीजें मौजूद रहेंगी। कलकत्ता लौटकर अपनी जान पहचान के 2-4 लोगों से भी कहिएगा, ताकि इधर आना हो तो वे लोग चले आए। बाबू हमारे रसोइये का मेहनताना जी कितना दो? दीजिए बाबू, 1 जून का मेहनताना 8 आना दे दीजिए। बाबू लोग बेचू के हाथ में 8 आना देकर चले गए। बेचू चक्रवर्ती ने हजारी ठाकुर को बुलाकर कहा, ठाकुर आज और कहीं ना जाना, दिन ढल रहा है, जरा देर बाद फिर चूल्हे में आग सुलगानी पड़ेगी। पद्दो कहाँ है? पद्दो दीदी बर्तन बासन निकाल रही है, बुला दूं? हजारी ने समझ लिया कि पद्दो मैरी का मुंह आज फूला हुआ है। होटल में आज सबके सामने बाबू लोग हजारी की तारीफ कर गए। उसके मन में अब शांति कहा। पद्दो मैरी का मन जुड़ाने के लिए हजारी ने आज उसकी थाली में भात, तरकारी और मांस कुछ ज्यादा ही परस दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि पद्दो मैरी से जरा भी खुश हुई हो। उसका मुंह जैसा फूला था वैसा ही बना रहा। भात की थाली उठाकर पद्दो मैरी ने अचानक पूछा, पका हुआ मांस और कितना बचा है ठाकुर?
पूछने के साथ ही उसने देगची की ओर देखा। इतना बढ़िया मांस वह थोड़ा सा कुसुम के घर दे आएगा। वह ब्राह्मण की विधवा नहीं, इसलिए मछली मांस खाने में उसे कोई ऐतराज नहीं। यह सोचकर हजारी ने देगची में 1.5 पाव के लगभग मांस छोड़ दिया था। पद्दो मेहरी ने इसे देख लिया। पद्दो ने देख लिया यह समझकर हजारी ने कहा, बस थोड़ा सा है। क्या करोगे तुम उसका? मुझे दे दो, आज मेरा बहन जमाई आने वाला है, तुम तो मांस खाते नहीं। जो मांस कुसुम के लिए रखा था उसे पद्दो मेहरी को देना पड़ेगा, जिसका हजारी ठाकुर मुंह भी नहीं देखना चाहता। यह नहीं कि हजारी मांस खाता नहीं, जब भी होटल में मांस बनता है हजारी अपने हिस्से का मांस छिपाकर कुसुम को दे आता है, खुद नहीं खाता। पद्दो मेहरी यह जानती है, इसी से उसको तकलीफ देकर बदला चुकाने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। हजारी यह बात समझ गया। हजारी ने कहा, तुम्हें तो दे दिया है ना पद्दो दीदी, देगची के तले में जरा सा बच रहा है, उसका तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? कह तो चुकी, बात तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी? मेरा बहन जवाई आया है, सुना नहीं? जितना दिया है क्या उतने में तुम्हारा पूरा पड़ जाएगा? दे दो वह सब। हजारी ने मुसीबत में पड़कर कहा, मैंने जरा सा रख लिया, मुझे जरूरत है। पद्दो मेहरी मुड़कर खड़ी हो गई, उपहास के स्वर में बोली, क्यों जरूरत है? तुम तो खाते नहीं, सुनो तो जरा, किसको दोगे? दे दूंगा, एक आदमी ने मांगा है थोड़ा। कौन है वह आदमी? है एक, तुम उसे नहीं जानती। पद्दो मेहरी ने हाथ की थाली नीचे रख दी, हाथ नचाकर बोली, नहीं मैं नहीं जानती। मैं कैसे जान सकती हूँ? और उस जानने समझने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं बहुत पहले से मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि होटल की चीज तुम किसी को नहीं दे सकते, ठीक है? अरे मुझे मत दो, आज चक्रवर्ती बाबू का साला आया है कलकत्ते से, जिसके लिए कटोरे में मांस निकाल कर रख दो, उस दिन आकर खा लेगा। मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन वह तो होटल के मालिक का अपना आदमी है, उसे तो मिल सकता है ना। चक्रवर्ती के इस साले को हजारी ने कई बार देखा था। महीने में 10 दिन आकर बहनोई के पास पड़ा रहता, काले किनारे की धोती पहनकर मांग सवार कर होटल में मालिकाना रौब जमाया करता, जैसे होटल का मालिक वही हो। उसके गांव की लड़की कुसुम को अच्छा बुरा खाना मिलना तो दूर, कई बार वह अपने लिए भर पेट भात भी नहीं जुटा पाती। उसके लिए जतन से रखा हुआ मांस आखिर उस चालबाज सिगरेट खोर साले को खिला देना पड़ेगा। यह बात हजारी को जरा भी पसंद नहीं आई, लेकिन वह भला आदमी है और थोड़ा डरपोक की किस्म का भी। जिनका होटल वह अगर खाना चाहते हैं तो हजारी को उन्हें देना ही पड़ेगा। आखिर हजारी को पद्दो मेहरी के सामने फूल के बड़े कटोरे में देगची का सारा मांस निकालकर रसोई घर के ताक पर रकाबी से ढककर रख देना पड़ा। थोड़ा सा वक्त है, हजारी उतनी ही देर में एक बार नदी किनारे खुली जगह पर टहलने चला गया। आज उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उसने 2 बातें समझ ली। पहली तो यह कि अच्छा खाना बनाना वह भूला नहीं, उसका बनाया खाना खाकर कलकत्ते के बाबू लोगों ने जी भरकर उसकी तारीफ की। दूसरी है, पराधीन होकर काम करने से इंसान को दया माया का ख्याल छोड़ देना होता है। आज इतना बढ़िया खाना मांस कुसुम को नहीं खिला सका, ना खिलाना पड़ा उन्हें, जिसको वह फूटी आंख नहीं देख सकता। कुसुम ने जिस दिन उसे खतरी दी थी, उसी दिन से हजारी के मन में कुसुम के लिए एक अजीब स्नेह घर कर गया था। उम्र में तो वह बेटी जैसी है, काम भी उसके बेटी की ही तरह है। आज अगर हजारी के हाथ में पैसा होता तो वह दिखा देता कि वह बाप का प्यार किस तरह से जाहिर किया जाता है, लेकिन कुछ देना तो दूर रहा, अपने हाथ का पकाया इतना बढ़िया मांस तक वह कुसुम को नहीं दे सका। हजारी को बचपन की बातें याद आती हैं। उसकी माँ मोहल्ले की कई अधेड़ और बूढ़ी विधवाओं के साथ एक बार गंगा सागर की तैयारी में लगी हुई थी। हजारी उस समय 8-10 साल का बच्चा था। उसने भी जिद पकड़ ली कि गंगा सागर जाए बिना न मानेगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार न था। सभी ने कहा, तुम्हारे उस लड़के की देखभाल कौन करेगा भाई, इतना छोटा बच्चा है और वहाँ तरह तरह की परेशानी है, तब तो तुम्हारा भी जाना ना होगा। हजारी की माँ बच्चे को छोड़कर गंगा सागर नहीं जा सकी, इसलिए उनका जाना ही नहीं हुआ और फिर जिंदगी में कभी वे ना जा सकी। लेकिन हजारी के मन में माँ के स्वार्थ त्याग की घटना जगमगाते अक्षरों में छप गई। हजारी ने सोचा, जाने भी तो, अगर कभी मैं अपना होटल खोल सका तो राना घाट के इसी बाजार में बैठकर मैं पद्दो मेहरी को दिखा दूंगा कि तू कितने पानी में है और मैं कितने पानी में। हाथ में पैसे होते तो कल ही होटल खोल देता। मेरा अपना होटल हो जाएगा तो कुसुम को हर रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। वह भली भांति जानता है कि कुछ बातें उसने बहुत अच्छी से सीखी हैं। होटल के लिए हाट बाजार करना बहुत जरूरी है और मुश्किल काम भी। होटल की सफलता बहुत कुछ इस हाट बाजार पर ही निर्भर है। अच्छी तरह हाट बाजार करने का मतलब है सस्ते भाव में अच्छी चीजें खरीदना। अच्छी चीजों की जगह सस्ती चीजें देखने में वह किसी तरह
रद्दी न जान पड़े ऐसा सामान ढूंढ निकालना। जैसे दिन बाजार में बाटा मछली महंगी हो तो उस दिन रेल चालान से आई हुई 6 आने से रास मछली खरीदकर उसे बाटा की तरह चलाना होगा। सहज ही यह जान लेना मुश्किल है कि कौन सा बाटा का बच्चा है और कौन सा रास का। दूसरे दिन हजारी चूर्णी के किनारे जाकर बैठा रहा। कल से उसका मिजाज ठीक नहीं। पद्ममेरी ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, करेगी इसकी भी उम्मीद नहीं। फिर भी कल जरा से पके मांस को लेकर उसने जो हंगामा खड़ा कर दिया, उसके मन में बहुत तकलीफ हुई। दूसरे की चाकरी करने में ऐसा ही होता है। कुसुम को जरा सा मांस ना दे सकने की तकलीफ उसे बहुत हुई। इतना बढ़िया खाना उसने बहुत दिनों से नहीं बनाया था। इतनी उम्मीद की चीज वह कुसुम को दे पाता तो उसे खुशी होती। काम अच्छा करने पर भी तनख्वाह बढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसकी तारीफ करना भी नहीं चाहता। पग पग पर उसको नीचा दिखाते हैं। कभी कभी उसका मन होता है कि जदू बाबू के होटल में काम कर ले, लेकिन इसका क्या ठीक कि वहां भी कोई ऐसा नहीं होगा। वहां भी किसी पद्ममेरी के आ जुटने में देर न लगेगी। क्या किया जाए? बेला ढलाई, अब और नहीं बैठा जा सकता। बहुत पाप किए बिना कोई होटल में रसोईदारी करने नहीं आता। अभी जाकर देगची ना चढ़ा देने पर पद्ममेरी 4 घंटा बाद सुना देगी। अब तक चूल्हे में आग सुलगा गई होगी, लेकिन लौटते हुए जाने क्या सोचकर वह कुसुम के यहाँ चला गया। कुसुम ने आसन बिछाकर कहा, आइए बाबा ठाकुर, बड़े आए, आपके पैरों की धूल आज मेरे आंगन लगी। हजारी ने कहा, देखो कुसुम, मैं तुमसे एक सलाह लेने आया हूँ। कुसुम ने कहा, हाँ बाबा ठाकुर, बोलिए। मेरी उम्र 46 की हो गई है, लेकिन मैं इतनी उम्र का लगता नहीं हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? अभी मुझ में काम करने की काफी ताकत है। हजारी का बात किस रुख की ओर है वह समझ ना पाई और कौतूहल भरे स्वर में बोली, हाँ बाबा ठाकुर, यह तो है, आपकी उम्र भी इतनी क्या है। कुसुम के मन में एक सिर उठाने लगी, कहीं बाबा ठाकुर ब्याह शादी की बात तो नहीं सोच रहे। हजारी ने कहा, कुसुम, मेरा बड़ा मन है कि मैं अपना एक होटल खोलूं। अगर कभी पैसों का इंतजाम कर सका तो जरूर करूंगा, यह पक्का समझो। दूसरों की झाड़ खाकर अब काम करने का मन नहीं होता। मैं 10 साल से होटल में काम कर रहा हूँ। हाट बाजार कैसे होता है मैंने सीख लिया। अगर मैं हाट बाजार के दिन माखमपुर के हाट से तरी तरकारी खरीद लाऊं तो रानापुर के हाट के मुकाबले 4-6 आने की बचत हो जाएगी। होटल के रोजगार का यही मामूली फायदा नहीं है। हाट बाजार करने में होटल का आधा मुनाफा है और मुझे पूरा विश्वास है कुसुम, अगर कभी मेरे हाथ रुपए पैसे लगे तो मैं होटल जरूर खोलूंगा। वह बाजार का सबसे अच्छा होटल होगा, तुम देख लेना। हजारी ठाकुर का यह लंबा बयान कुसुम अचंभे के साथ सुन रही थी। वह हजारी को बाप जैसा समझती थी, इसी से वह बेटी की तरह बाप के तरह से स्नेह करती थी। होटल के रोजगार को वह कुछ समझे ना समझे, पर यह जरूर समझ गई कि बाबा ठाकुर अक्लमंद हैं। कुछ देर बाद उसने जाने क्या सोचकर कहा, मेरे पास एक जोड़ा कंगन था, पिछले साल लड़के की बीमारी में मैंने बेच दिया, अभी एक बच रहा है, बेचने पर 60-70 मिल जाएंगे। आप उसे लेंगे बाबा ठाकुर? उन रुपये से आप होटल खोल लीजिए। हजारी ने हंसकर कहा, दूर पगली, 60 रुपए में कहीं होटल खुलता है? कितना रुपए होने से काम चलेगा? 200 रुपए से तो कम नहीं, बल्कि उतने में भी नहीं होगा। अच्छा, हिसाब लगा कर देखिए ना बाबा ठाकुर। हिसाब क्या लगाना है, वह तो जबानी बता सकता हूँ। समझो, 2 बड़ी और 3 छोटी देगचियां, थोड़े से थाली बर्तन, कलछुन, चिमटा, सड़ासी, चम्मच, चाय के बर्तन, बाहर गद्दी वाले कमरे के लिए एक चौकी, बिछावन, तकिया, कत्थई रंग की 2 भैया, बाल्टी, लालटेन, चकला, बेलन, सारा साज सामान खरीदने में ही 200 रुपए से उठ जाएंगे। 5 दिनों का बाजार खर्च हाथ में रखकर ही तो शुरू करना होगा। नौकर बामन की 2 मन की तनख्वाह अलग से रखनी होगी। अगर पहले 2 महीने में कुछ आमदनी ना हुई तो उनकी तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी? खैर, यह सब छोड़ो, मैं पर बात यह कि मैं तुमसे रुपए क्यों लेने लगा? कुसुम ने दुखी स्वर में कहा, मेरे पास होते तो आप लेते क्यों नहीं? अगर वे रुपए ब्राह्मण के काम आ जाएं तो इसमें खुशकिस्मती होगी बाबा ठाकुर, लेकिन वैसी किस्मत होती तो ना रुपए होते। मेरे पास जब नहीं है तो मैं ये बात कैसे कह दूं? जो भी हो, अगर कभी आपको उनकी जरूरत पड़े तो अपनी बेटी को बताइएगा जरूर। हजारी उठ खड़ा हुआ। यह बैठकर ज्यादा देर से काम न चलेगा। उसने कहा, नहीं रे कुसुम, उससे भला क्या हुआ, अब मैं चलूं? कुसुम ने कहा, मुंह में डाले बिना कुछ नहीं जाने दूंगी, जरा बैठिए। और कुसुम इतनी तेजी से कमरे से निकल गई, हजारी का मना करने पर भी उसको मौका नहीं मिला। जरा देर बाद ही कुसुम ने आकर एक आसन बिछा दिया, हाथ से जमीन पहुंचकर फिर बाहर चली गई। फिर तुरंत एक कटोरा दूध और रकाबी में कटा हुआ पपीता, आम की फाक और संदेश रखकर लिया। यह सारा सामान आसन के सामने जमीन पर रखकर उसने कहा, थोड़ा जलपान कर लीजिए, आइए बैठिए, मैं पीने के लिए पानी ले आती हूँ। हजारी आसन पर बैठा। कुसुम एक झकाझक साफ शीशे में
गिलास के में पानी ले आई और उसे रकाबी के पास रखकर खड़ी हो गई। खाते खाते हजारी को उस दिन मास की याद आ गई। कुसुम उसे इस तरह जानती मानती है जैसे अपनी बेटी हो, और उसके लिए रखा हुआ मांस पद्दोमहरी के चलते चक्रवर्ती के गांजाखोर साले को खिला देना पड़ा। गुलामी का यही तो सुख है। हजारी ने कहा, कुसुम बेटी तू मेरी बिटिया जैसी है। हाँ बाबा ठाकुर, सचमुच रे, कोई बेटी ऐसे अपने बाप का ख्याल नहीं रखेगी। ख्याल मैंने क्या रखा, ऐसा भाग्य क्या भगवान ने मुझे दिया है। उस दिन होटल में लौटकर हजारी ने देखा लगभग 15 सेरिया आधा मन मैदा नौकर और पद्दोमहरी मिलकर गूंथ रहे। क्या बात है, इतने मैदे की पुरियां कौन खाएगा? पद्दोमहरी ने आवाज में थोड़ी खड़वाहट मिलाकर कहा, हजारी ठाकुर, तुम्हें जो खाना वाना बनाना है सो पहले बना लो, उसके बाद ये पुरियां उतार लेना। आचार्य मोहल्ले के महादेव घोषाल के यहाँ खाना जाएगा। वे लोग ऑर्डर दे गए हैं, 9:30 बजे के अंदर उन्हें खाना मिल जाना चाहिए, समझे? हजारी ठाकुर की तो जैसी बोलती बंद हो गई। उसने कहा, 9:30 बजे के पहले इस आधा मन मैदे की पुरियां उतार लूंगा और फिर होटल का खाना भी पकाऊंगा। तुम भी क्या कहती हो पद्दो दीदी, ये कैसे होगा? रतन ठाकुर से कहो ना पुरियां सेक ले, मैं होटल का खाना बना लूंगा। पद्दोमहरी तो आंख तरेर बिना बात नहीं करती। वह तेज होकर झनकती हुई बोली, तुम्हारी मर्जी या खुशी से तो काम चलेगा नहीं। मालिक का हुक्म है, वे मुझसे जो कह गए हैं मैंने तुम्हें बता दिया। वे बड़े बाजार गए हैं, लौटने में रात हो जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी है, करो या ना करो। मतलब यह है कि किए बिना छुटकारा नहीं। लेकिन इन लोगों के इस अन्याय पर हजारी की आंखें छलछलाएं। खालिस अन्याय के सिवा यह और कुछ नहीं। रतन ठाकुर से ये लोग मामूली खाना आसानी से बनवा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होने पर पद्दोमहरी को खुशी न होती। वह पद्दोमहरी की जहरीली आंखों का शिकार बना है, उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आग की भयानक गर्मी में झुलसते हुए रतन ठाकुर के साथ रोज दिन का खाना बनाने में ही लगभग 9 बज गए। इसके बाद पद्दोमहरी पूरियां उतारने का काम शुरू करने के लिए जोरदार तकाजा करने लगी। पद्दो खुद काम करना नहीं चाहती, वह ग्राहकों के खाने पीने की देखभाल करने चली गई। उस पर आज हाट का दिन, व्यापारी ग्राहक बहुत थे। रतन ठाकुर उनके लिए खाना परसने लगा। हजारी एक चिल्लम तंबाकू पीकर फिर पूरियां उतारने बैठ गया। आधा घंटा बाद जब 5 सेर मैदे की पूरियां भी नहीं उतरी थी, पद्दो ने आकर कहा, ओ ठाकुर, पूरियां हो गई या वहां के लोग लेने आए हैं? हजारी ने कहा, नहीं अभी नहीं हुई पद्दो दीदी, कहो तो थोड़ी देर बाद आए। थोड़ी देर बाद आने के कहने से लाभ काम चलेगा? वे लोग कह गए हैं कि 9:30 बजे के पहले उन्हें खाना तैयार देना होगा। मैंने यह बात तुमसे नहीं कही थी? कहने से क्या होगा पद्दो दीदी, आधा मन मैदा क्या मंत्र के जोर से पक जाएगा? 9 बजे तो मैंने चूल्हे में आग की आहुति डाली है, पूछ लो मोती से। यह सब मैं नहीं जानती। अगर वे लोग अपना ऑर्डर वापस ले लें तो मालिक से फैसला तुम करना। तुम्हारी तनख्वाह में से आधा मन मैदा और 10 सेर घी का दाम 1 महीने में तो वसूल होगा नहीं, 3 महीनों में वसूल करना होगा। हजारी ने सोचा, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। वह चुपचाप पूरियां उतारने लगा। धोखाधड़ी उसको पसंद नहीं। वह काम करने लगता है तो सोचता है कि काम करते रहना ही नियम है, कोई देखे या ना देखे। पूरी को घी में डुबोकर तुरंत निकाल लेने से काम तो बेशक जल्दी निपट जाएगा, लेकिन वैसा करने से पूरियां कच्ची रह जाएंगी। इसी से वह धीरे धीरे समय लगाकर पूरियां तरने लगा। पद्दोमहरी ने एक बार फिर कहा, इतनी देर तक क्यों घी से उतारते हो ठाकुर? इतनी देर तक घी में डुबाई रखने से पूरियां कड़ी पड़ जाएंगी। एक बार तो हजारी के मन में आया, कह दे पद्दोमहरी से खाना बनाना उन्हें सीखना होगा। घी में डुबाए रखने से पूरी नरम होती है या कड़ी, यह बात उसे अच्छे से मालूम है। लेकिन तभी उसकी समझ में आ गया कि पद्दोमहरी ये बात क्यों कर रही है। जलने के बाद 10 सेर घी में से जो बचा रहेगा वह पद्दोमहरी के हिस्से में आएगा। वह छिपाकर उसे घर ले जाएगी। पद्दोमहरी के मामले में मालिक भी अंधे बन जाते हैं, देखकर भी कुछ नहीं बोलते। हजारी ने सोचा, इन सब जुआ चोरियों की वजह से होटल की बदनामी होती है। ग्राहक पैसे देकर कच्ची पूरियां क्यों लेगा? 10 सेर घी का दाम तो उन लोगों से ले लिया ही जाएगा, फिर उसे बचाने की क्या जरूरत? हमें तो यही देखना है कि उनकी चीज बढ़िया हो। लेकिन 10 सेर घी का इंतजाम इसलिए तो किया नहीं कि उसे पद्दोमहरी घर ले जाए। और अगले ही क्षण वह सपनों में खो गया। इसी रेल बाजार में वह होटल खोलेगा, अपना खुद का होटल। उसमें धोखाधड़ी की बात न रहेगी। ग्राहक जिस चीज का ऑर्डर देगा उसमें भी वह चोरी ना करेगा। रोजगार चलता है ग्राहक की संतुष्टि से। वह अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाकर ग्राहक को संतुष्ट रखेगा। यह चोरी चकारी में ना पड़ेगा।